वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मध्य भारत से मध्य प्रदेश तक का सफर क्विज के माध्यम से, जिसमें आप स्वयं भी पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। YouTube के इतिहास में पहली बार आप जिस टेस्ट का अवलोकन कर रहे हैं उसमें आप स्वयं पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर हमारी ओर से आपको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अतः आप सभी इस वीडियो का अवलोकन करें, तत्पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट देना सुनिश्चित करें। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस विशेष टेस्ट, मध्य भारत से मध्य प्रदेश तक का सफर। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है, ताकि आपको प्रमाण पत्र इस ईमेल आईडी के माध्यम से ही उपलब्ध करवाया जाएगा। आप अपना मेल आईडी सही डालें। तत्पश्चात आप अपना नाम जो आप प्रमाण पत्र में चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। साथ ही संस्था या स्थान का नाम, आप यदि कोई स्टूडेंट है तो अपनी संस्था का नाम लिखें। यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो जहां आप निवास करते हैं अपने निवास का स्थान लिखिएगा, या निवास का नाम लिखना है आपको। ओके, अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। यहां पर आपको जो फीडबैक दे रखा है इसको आप जरूर राइट डाउन करिएगा। सामान्य ज्ञान के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से आप इसको जरूर संकलित करिएगा। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसके पहले मध्य प्रदेश मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। जस्ट अभी हमने चर्चा करी, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। तब मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। आपको पहला और वर्तमान जरूर याद होना चाहिए। तो पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, तब जो हमारे पहले राज्यपाल जो थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया। नाम याद रखिएगा, प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया और वर्तमान के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के किस शहर में सिंहस्थ मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिंहस्थ मेला लगता है यह प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात सिंहस्थ मेला अर्थात कुंभ मेले का आयोजन होता है। हमारे यहाँ पर जो अभी सिंहस्थ 2016 में गया है, तो निश्चित ही अगला जो 12 वर्ष पश्चात आने वाला है वो 2028 में प्रस्तावित है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। महाकालेश्वर विराजमान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। और वैसे भी उज्जैन के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। उज्जैन प्राचीन काल की नगरी मानी जाती है। इसका जो कालिदास जो हुए हैं, महान जो हमारे कवि हुए संस्कृत के महाकवि कालिदास, उनका भी संबंध उज्जैन से ही है। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य का संबंध भी उज्जैन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में कितने राज्यों को छू रही है? तो इसका राइट आंसर है 5 राज्यों को छू रही है। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सीमा है वो 5 राज्यों की सीमाओं को छू रही है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान की जो
परीक्षाएं होती है उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर संकलित किया जाता है, तो आप इनको जरूर तैयार करें। मध्य प्रदेश में 6 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार माना जाता है। यह 6 सांस्कृतिक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है ना? 6 सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम दे रखे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो निम्न में से सही नहीं है? तो निमाड़ एवं मालवा, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, महाकौशल एवं चंबल, विंध्य एवं विदर्भ। तो इसका राइट आंसर है विंध्य एवं विदर्भ। विंध्य एवं विदर्भ जो है, विंध्य जो है रीवा क्षेत्र को कहा जाता है। वर्तमान में जो रीवा संभाग या रीवा क्षेत्र जो है उसको विंध्य क्षेत्र कहा जाता है, तथा विदर्भ क्षेत्र जो है यह वर्तमान में महाराष्ट्र में चला गया है। जो नागपुर और अमरावती का जो क्षेत्र है इसको विदर्भ का क्षेत्र कहा जाता है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है विंध्य एवं विदर्भ, ये राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपको फीडबैक में आंसर दे रखा है इसको आप जरूर अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। निमाड़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जो क्षेत्र माना जाता है या निमाड़ क्षेत्र माना जाता है, विशेषकर खंडवा और खरगोन को माना जाता है। इसके अलावा मालवा, आप सब जानते हैं उज्जैन, रत्ना, मंदसौर, ये जो जिले हैं हमारे, ये मालवा क्षेत्र कहलाता है। बुंदेलखंड भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 4 जिले सम्मिलित हैं, जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा, तथा मध्य प्रदेश के 5 जिले सागर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। इन जिलों को मिलाकर आने वाले समय में बुंदेलखंड की मांग उठा रहे हैं लोग, और निश्चित ही आने वाले समय में हो सकता है बुंदेलखंड एक अलग राज्य बने। क्लियर? बघेलखंड भी जो क्षेत्र है जो विशेषकर रीवा, सतना, शहडोल, सीधी के आसपास का जो क्षेत्र होता है इसको बघेलखंड कहा जाता है। तो बघेलखंड के लिए भी लगातार मांगे उठ रही है कि इसको भी एक अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। क्लियर? महाकौशल, जबलपुर संभाग जो है, जबलपुर संभाग का जो संपूर्ण हिस्सा है उसे महाकौशल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ग्वालियर, अब ग्वालियर को चंबल संभाग के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, ये जिले आते हैं। क्लियर? आप और अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के इस मानचित्र का जरूर अध्ययन करिएगा। इसमें आपको नर्मदापुरम भी एक संभाग दे रखा है, तो नर्मदापुरम जो होशंगाबाद संभाग था किसी समय, उसका नाम वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्लियर? आप देख सकते हैं आपके मैप में दिखाई दे रहा है, आप इसका अध्ययन जरूर करें और आपको प्रत्येक संभाग की जिलों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, तो आप इसका जरूर अध्ययन करिएगा। मध्य प्रदेश का कश्मीर अर्थात मध्य प्रदेश का स्वर्ग किसे माना जाता है? तो निश्चित ही इसका आंसर आप सबको पता होगा, पचमढ़ी इसका राइट आंसर है। पचमढ़ी को पंचमढ़ी भी कहा जाता है और पचमढ़ी भी कहा जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। एक पर्वतीय पर्यटक स्थल माना जाता है, हिल स्टेशन कहा जाता है। यह ब्रिटिश राज के जमाने में एक छावनी रहा था। आप सब जानते हैं जब अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ पर था तो वह ऐसी ठंडी जगहों पर अपनी छावनी बना देते थे, तो यहाँ पर भी पचमढ़ी में भी उन्होंने अपनी ब्रिटिश राज की छावनी स्थापित की थी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है। आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर तैयार हो रहा है, सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप लिख सकते हैं पचमढ़ी, जो सतपुड़ा की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे हम मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहते हैं। क्लियर? हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस स्थल को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ओरछा को अस्थायी विश्व धरोहर की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल किया है। ये प्रोसेस होती है, पहले अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है, बाद में उसको स्थायी सूची में शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं, खजुराहो, सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, ये तीनों ऑलरेडी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। तो ये जानकारी भी आपको जरूर राइट डाउन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा ऑलरेडी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है, जिसमें खजुराहो को 1986 में घोषित किया था, सांची बौद्ध स्मारक जो हैं उनको 1989 में घोषित कर दिया गया था विश्व धरोहर की सूची में, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो आदि मानव से संबंधित पाई गई है वो 2003 में इस धरोहर स्थल की जो सूची जो थी उसमें शामिल किया गया है। और ओरछा को जस्ट अभी अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। अब ओरछा को क्यों शामिल किया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। मान्यता अनुसार भगवान श्री राम का ओरछा में लगभग 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था
और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है ना। भगवान मतलब भगवान के रूप में तो पूजते ही हैं, साथ ही साथ वह उस क्षेत्र के राजा भी माने जाते हैं। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जब भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि ओरछा की जो स्थापना की थी वह 16वीं सदी के बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओके, और यहाँ पर कई प्रकार के राजमहल, राम राजा मंदिर, शीश महल, राम मंदिर, उद्यान, मंडप आदि प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में अस्थायी रूप से फिलहाल लिया गया है और बहुत जल्द यह स्थायी सूचियों में भी शामिल कर लिया जाएगा। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है? आपको पता होना चाहिए जो हमारा मध्य प्रदेश गान है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव जो हैं यह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और यह गीत तैयार किया गया है महेश श्रीवास्तव के द्वारा और इसको जो आवाज दी है वो है शान, पार्श्व गायक शान ने इसको गाया है जिनका नाम शांतनु मुखर्जी है। ओके, लेकिन आपको गाने वाले का नाम याद नहीं करना, आपको रचयिता का नाम याद होना ही चाहिए। जैसे हमें हमारा राष्ट्रगान है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो जन गण मन के रचनाकार है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसी प्रकार जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आपको पता है। तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश गान है उसके रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो निश्चित ही इसका आंसर भी आपको पता होना ही चाहिए। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज अर्थात बुलबुल, है ना। बुलबुल जो एक चिड़िया है जो आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह हमारा राजकीय पक्षी है। ओके, इसके अलावा हमें राजकीय पक्षी के साथ हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज अर्थात शाह बुलबुल है। उसी प्रकार मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार बारहसिंगा हमारे राज्य का राजकीय पशु है, तो हमारे देश का राजकीय पशु बाघ है। मलखम हमारा राजकीय खेल है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हॉकी और ये जो खेल है यह अधिकृत रूप से नहीं है, लेकिन हमने लगातार हॉकी में शुरुआत में काफी गोल्ड मेडल हासिल किए थे, इसलिए राष्ट्रीय खेल के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को माना जाता है। यहां पर आपको पता होना चाहिए आर्थिक राजधानी से तात्पर्य है जहां पर आर्थिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर मतलब आर्थिक दृष्टि से प्रदेश में कहां से आय होती है और कहां सबसे ज्यादा पैसा लगता है, तो ये वाला जो स्थान है ये है इंदौर। वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी यदि पूछा जाता है तो आपको लिखना है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो झीलों का शहर भी माना जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए झीलों का शहर भोपाल को माना जाता है। इसी प्रकार आर्थिक राजधानी के रूप में यदि कोई प्रसिद्ध है तो वह है इंदौर। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को माना जाता है। क्लियर? इंदौर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इंदौर अहिल्या की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में किस जिले में है? जो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वह वर्तमान में किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है छतरपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में यह छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, यह आपको पता होना चाहिए। कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के जो मंदिर हैं वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अब खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। कब बनवाए? लगभग 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण करवाया गया था। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ कलात्मक मंदिरों में माने जाते हैं और यहाँ की मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध है ना। यूनेस्को ने इसे 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। जस्ट अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह मंडला जिले में स्थित है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है यह मंडला और बालाघाट दोनों ही जिलों में आता है। क्लियर?
यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी में स्थित है, आप सब ने कहीं ना कहीं बचपन में मोगली की कहानियां जरूर पढ़ी होगी। तो मोगली का जो पात्र है, जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया था, ऐसा बताते हैं कि वह इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ही था। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बहुमूल्य हीरे के लिए लगभग 382 हेक्टेयर जंगल काटने का निर्णय लिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है छतरपुर का बिक्सवाहा का क्षेत्र, है ना, बिक्सवाहा क्षेत्र कहते हैं उसको। यहां पर लगभग 20 साल पहले एक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें 3.42 करोड़ कैरेट हीरे मिलने का अनुमान जताया गया था, और हाल ही में इसे आदित्य बिरला समूह को 382 हेक्टेयर क्षेत्र 50 साल की लीज पर सरकार की ओर से दे दिया गया है। इससे लगभग 62.64 हेक्टेयर में खनन किया जाना है ना, 62.64 जो हेक्टेयर है उसमें खनन होना है, जहां पर ये 3.42 करोड़ के हीरे मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। किंतु फिलहाल हाईकोर्ट ने इस खनन पर रोक लगा दी है, क्योंकि जो वास्तविकता में हमारे पेड़, जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति को काट कर हम किस हीरे की तलाश कर रहे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि वर्तमान में जो यदि कोई हीरा है तो वो प्रकृति है, प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने भी अभी इस पूरे केस पर रोक लगा दी है। सफेद शेरों की भूमि के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सफेद शेरों के लिए रीवा जिला प्रसिद्ध है, यह आपको पता होना चाहिए। सफेद शेरों की भूमि के नाम से रीवा जाना जाता है। ओके, जो सबसे पहले जो सफेद शेर पाए गए थे वो रीवा में पाए गए थे। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी अर्थात सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन जहां होता है, किसे कहा जाता है, या उस स्थान को क्या कहते हैं, कौन सा स्थान है वो? तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली जो स्थान है इसको मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कहा जाता है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कोयला राजधानी, या इसको हम ऊर्जा की राजधानी भी कह सकते हैं, है ना। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान भरेवली कहाँ स्थित है? तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसका जो राइट आंसर है, यह हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एशिया की जो सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है जो भरेवली, वह हमारे बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है ना। भरेवली जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मानी जाती है, तो यह बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको शिकारियों का स्वर्ग भी कहते हैं। बालाघाट के लिए कई सारी उपाधियां दी गई है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहां पर आपको पता होना चाहिए, सन 2000 ईस्वी में जब मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर था, पहले स्थान पर था, किंतु 2000 में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल कम हो गया, और वर्तमान में जो नंबर 1 पर है वह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नंबर 1 पर राज्य है वह है राजस्थान, आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है, तथा इसकी जो खंडपीठ है, इसकी जो उपशाखा है वो इंदौर एवं ग्वालियर में भी स्थित है। अब हम आ गए हमारे टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के एकमात्र शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, जो 2014 में उनको पुरस्कार मिला था, तो किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था, है ना, नोबेल का शांति पुरस्कार। इसके पहले हमारे इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, उसके बाद यदि वह किसी को मिला है तो मध्य प्रदेश में वो पहले व्यक्ति है कैलाश सत्यार्थी। तो किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बचपन बचाओ आंदोलन, है ना। बचपन बचाओ आंदोलन के तहत कैलाश सत्यार्थी ने एक संगठन बनाया था, और संगठन के माध्यम से कई सारे जो बचपन में जो
मजदूरी करते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन के तहत उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और 2014 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और इस प्रकार के कई सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। क्लियर? यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात भी आपको पता होना चाहिए, जो नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था वह संयुक्त रूप से दिया गया था। इसमें पाकिस्तान की शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को भी चुना गया था, है ना। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। तो निश्चित ही हमारा टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं आपको फिर बता दूं, इस टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे और यदि 80% अंक यदि आप अर्जित करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हम टेस्ट को सबमिट करेंगे। टेस्ट सबमिट करने के बाद 20 आउट ऑफ 20 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो ये फीडबैक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपको आंसर शीट दे रखी है, इस आंसर शीट को आप जरूर नोट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो इसको आप जरूर देखें, समझें और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपना स्वमूल्यांकन करें। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आप स्वयं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 80% अंक यदि आप अर्जित करते हैं तो संस्था की ओर से आपको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद,